नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक फिर से नई वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि आपके क्लास 12 के ये चैप्टर है। और यकीन मानिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो में मुझे लगातार आपका प्यार और इसलिए मिलता रहा, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। और ये चैप्टर आपके क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो एक्चुअल में हम लोग जानेंगे, इससे पहले के चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि 1950 से लेके 1990 तक का जो दौर था, यानी 1950 से लेके 1990 के बीच का जो दौर था, उसमें क्या ऐसे चेंजेस आए जिसके वजह से हमारा ये एलपीजी रिफॉर्म आया, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करें, उससे पहले हम आपको दोस्तों ये बता देते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म का बेसिकली रीजन क्या था। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर को शुरुआत करता हूं तो आपको ये ध्यान रखना है, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है इसका जो शुरुआत होती है वो तो बेसिकली 1990 का जब दौर खत्म होता है, यानी 1991 से शुरुआत होती है। लेकिन इससे पहले के जो मैंने रीजन आपको बताए 1950 से लेके 1990 के बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो पाए थे। किसमें? 5 ईयर प्लान में। तो ये जो 5 ईयर प्लान था, इसमें बहुत अच्छा चेंजेस देखने को नहीं मिला था, जिसके वजह से न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। तो हम लोग बेसिकली जानेंगे पहले न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो क्या था, उसके मेन कारण क्या थे। फिर आगे के लेक्चर में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे कि एलपीजी का मतलब होता क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले रीजन फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, तो वेरियस रीजन, यहाँ पे क्या लिखा, वेरियस रीजन फॉर मेकिंग द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द कंट्री वर। ठीक है, सबसे पहले पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो 1950 से लेके 1990 का जो दौर था, आपको पता होगा आजादी का नया नया मजा चखा हुआ था। किसने? हमारे देश की सरकार ने। और उस केस में क्या हुआ, हमारे देश में ज्यादातर जो सेक्टर थे वो पब्लिक सेक्टर थे, मतलब बहुत कम ऐसे सेक्टर थे जिनको प्राइवेटाइजेशन पे रोल दिया था, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरी थी। दूसरा, हमारे देश में जो इंटरनेशनल लेवल पे हम जो ट्रेड करते थे, तो हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट बहुत कम करते थे, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी घाटा देखना मिला। साथ ही साथ ये जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने उभर के आया। इसमें क्या हुआ, हमारे जो फॉरेन रिजर्व है, लगातार भाई हम जब लगातार इंपोर्ट करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगे, खत्म होने लगे। जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो रिजर्व रखे हुए थे वो खत्म होने लगे। साथ ही साथ हम कर्जे में डूबने लगे, यानी ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट देखने को मुझे मिला। साथ ही साथ और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट बहुत बेटर नहीं हो पाया, जिसके वजह से यहां पे हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म देखने को मिला। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का सीधा मतलब क्या हुआ कि हम जिस तरीके से इकोनॉमी को चला रहे थे, जो इकोनॉमी हम डेवलप कर रहे थे, उसमें परिवर्तन लेके आए हम, यानी चेंजेस लेके आए, उसी को हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो केस था, मतलब हमारे देश की एक ऐसी कंडीशन आ गई कि भारत पूरी तरीके से कर्जे में डूब गया, हमें विदेशों से कर्जा लेना पड़ा। एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि इकोनॉमी में एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली थी। वो तो शुक्र मनाइए, हमारे देश में उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने हमारे देश को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से बचाया। तो अगर हम बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट approached the World Bank and IMF and received $7 billion as a loan. For availing the loan, these international agency expected India to liberalize and open up to the economy. अब देखिए हुआ क्या, इन्होंने, जो हमारे देश के उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, हमारे देश में जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज किया। लिबरलाइज का मतलब होता है कि लोगों को फ्रीडम दी गई, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इजी गोइंग लाइसेंस उपलब्ध कराया गया। ठीक, इजी गोइंग लाइसेंस से क्या हुआ कि वो काम करने में एक्सपर्ट हो गए। देखिए प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ना, जब बहुत सारे लोग किसी काम को करते हैं तो वहां पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है दोस्तों? अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सारे लोग क्या हुए, फ्री हो गए काम करने के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पे क्या हुआ, लोग जब फ्री हुए तो उन्होंने क्या किया, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, यानी जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको लाइसेंस आसानी से उपलब्ध करा दिए गए, यानी रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम थे। साथ ही साथ रिड्यूसिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरिया, सरकार का जो एक तरीके से कह सकते हो दबाव था, जो प्रेशर था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उसको कम किया गया। उन्होंने कहा आप आजाद हैं, आप काम करिए। काम करने का इन द सेंस क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ाना चाह रहे थे। कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग नए नए तरीके से काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, यानी रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, आप बेचिए, गुड्स को बेचिए, जितना चाहे उतना बेचिए, नए नए तरीके से बेचिए। तो वहां पे क्या हुआ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो थे उनको कम करने की बात कही गई। तो हमारे देश में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, इसकी जो पॉलिसी थी
उसको बेसिकली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज अनाउंस्ड टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूव बैरियर टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म। कोई भी नई फर्म आसानी से हमारे देश में आके काम कर सकती थी, साथ ही साथ हमारे देश की कंपनी विदेशों में जा सकती थी, यानी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको लाइसेंस आसानी से उपलब्ध कराया, जो पब्लिक सेक्टर थे उनको प्राइवेट में कन्वर्ट कराया। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आए, तो उसके बेस में उन्होंने बोला हम इसको दो तरीके से अप्लाई करेंगे। पहला स्टेबलाइजेशन मेजर किया गया, स्टेबलाइज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स किए। तो ये दो मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एलपीजी रिफॉर्म में। कौन कौन से, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो ये दोनों रिफॉर्म जो है बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स के बारे में, तो करेक्टिंग द वीकनेस ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हम लोग को भारत में जैसे अभी तक क्या कर रहे थे, गुड्स हम ज्यादातर इंपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा एक काम करिए, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस को मेंटेन करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, यानी हम जितना इंपोर्ट करेंगे उतना ही क्या करें, एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की संख्या बढ़ा ले जाएंगे, यानी हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा जो भंडार है, यानी जो फॉरेन रिजर्व है, बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएगा। तो देखिए लिखा है मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन बाय कीपिंग राइजिंग द अंडर कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम इसको कंट्रोल करने की बात कर रहे थे कि किस तरीके हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल कर सके। मेरी बात समझ में आ गई। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था, यहाँ पे हम इनकी इफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे थे, यानी हम इनके काम करने के तरीकों को अच्छा बनाना चाहते थे। एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग राइजिंग प्राइस अंडर द कंट्रोल, साथ ही साथ प्राइस को हम बढ़ने नहीं देंगे। तो सरकार के पास ऐसे बहुत सारे क्लू मिल रहे थे, मतलब एक तरीके से कह सकते हो ऑप्शंस मिल रहे थे, जिसके बेस में सरकार ने इन दो ऑप्शन को अडॉप्ट किया, और ये दोनों ऑप्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करे। तो जो बेसिकली न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इसमें हम तीन चीजों को बेस बनाएंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों पे बहुत डिटेल चर्चा होगी, और यही तीन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मतलब समझते हैं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब अगर हम ध्यान से, इसका मतलब होता है लिबरल और लाइजेशन, यानी लिबरल का मतलब होता है फ्री, यानी फ्रीडम, आजादी मिल गई। किसमें, किस चीज से इनको आजादी मिली, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर में जो रुकावट आ रही थी उससे इनको फ्रीडम मिल गई। उन्होंने कहा आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपके ऊपर टैक्स लगता है, आपकी टेरिटरी, आपके एरिया को फिक्स कर दिया जाता है, इन सब से हम आपको आजाद करते हैं, आप काम करिए, जी भर के काम करिए। जैसे एक लड़के को देखिए, आप छोड़ दीजिए, जो मन चाहे वो करता है, उसके अंदर से नई नई कलाएं बाहर निकल के आती हैं। तो सेम यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के पास किया। द पर्पस ऑफ द लिबरलाइजेशन वाज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल, यानी लोगों के अंदर जो काम करने की क्षमता है वो बाहर निकल के आए, ठीक, एंड टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी। जब डिफरेंट डिफरेंट लोग काम करेंगे तो उनके अंदर कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो देखिए कितने सारे टीचर्स आप लोग को टीच कर रहे हैं, तो जो टीचर्स जितना क्रिएटिव वे में आपको टीच करता है, आप उससे क्या होते हैं, इंप्रेस हो जाते हो। तो आज की डेट में कंपटीशन तो दोस्तों हर चीज में देखने को मिल रहा। तो लिबरलाइजेशन क्या है, इसके अंदर कुछ टर्म आए, जैसे उन्होंने किसको किसको लिबरल किया, यानी फ्रीडम किसके किसके लिए किया। तो सबसे पहले वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लेके आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म लेके आते हैं, तीसरा फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लेके आते हैं, चौथा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में रिफॉर्म लेके आते हैं, और पांचवा है टैक्स रिफॉर्म। तो इनमें हमने लिबरलाइजेशन किया, 3, 2, 5, आपको ये ध्यान रखना है, ये 5 सेक्टर है जिसमें हमने लिबरलाइजेशन किया, ठीक है। जहां सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को कहा जा रहा है, अब मैंने आपके ऊपर जो एक तरीके से दबाव लगाया था, जैसे एक बच्चे के ऊपर दबाव लगाया जाता है, पकड़े रहते हैं, जो चाहे वो करवाते हैं, लेकिन जब छोड़ दो तो वो आजाद हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार ने कहा प्राइवेट सेक्टर के जा जी ले अपनी जिंदगी, जैसे चाहे वैसे जिए। तो इस तरीके की छूट यहाँ पे दी गई और लोगों को आजादी मिली काम करने की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पांचों सेक्टर के बारे में एक एक करके, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि लोगों को आसानी से लाइसेंस मिलने लगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे बीच में शाहरुख खान ने देवदास मूवी बनी थी, ठीक है, तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही इसका मतलब अलग समझा, ठीक है, बम वगैरह बनने लगे, बहुत सारी चीजों पे आया। तो देखिए लिखा है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग,
द न्यू पॉलिसी एबॉलिश द इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट लिस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको रोका गया, उस पर मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर में उन्होंने क्या किया, लाइसेंस की जो प्रोसेस थी वो बहुत आसान कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, एक शॉर्ट प्रोसेस होगी, आप लाइसेंस लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। तो यहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में आया। दूसरा, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर का जो रोल था, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां पे सिर्फ सरकार काम करती थी। उन्होंने कहा अब एक काम करो, ये सब काम मैं नहीं करूंगा, ये प्राइवेट को दे दो। मेरी बात समझ में आए? तो जब नंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर हैज बीन कंसिडरेबल रेड्यूस, उन्होंने काम करना छोड़ दिया, यानी अब पब्लिक सेक्टर काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, डीज रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी मेनी गुड्स प्रोड्यूस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर डी रिजर्व। एंड साथ ही साथ जो मोनोपोली थी, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड यानी एमआरटीपी जिसे कहा गया है, एमआरटीपी रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनी टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर द एक्सपेंशन, मर्जर एक्सेट्रा वर एलिमिनेटेड। तो ज्यादातर जहां पे मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, तो जो एकाधिकार था इसको खत्म किया गया। तो आप बेसिकली टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हो। बेसिकली 5 चीजों को यहां बेस बनाया गया। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी लाइसेंसिंग की प्रोसेस को आसान किया गया। दूसरा देखा जाए, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को खत्म किया गया। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उस पर डी रिजर्वेशन किया गया। और मोनोपोली एमआरटीपी को कंट्रोल किया गया। तो ऐसे 4 पॉइंट पे हमने फोकस डाला। ठीक, इसी में अगर हम बात करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया, जो पहला पॉइंट हमने आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो हमने बात की आपसे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म कैसा था। तो जब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म समझ में आ गया तो अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे चेंजेस आए। तो देखिए, सबसे पहले चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। आप जानते हो हमारे देश में जो आरबीआई है, जो सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हो भारत का बैंक है, जो सारे बैंकों के ऊपर कंट्रोल करता है, जिसे आरबीआई कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली रोल ऑफ आरबीआई was reduced from the regulation या regulator to facilitator of the financial sector, यानी फाइनेंशियल सेक्टर पे जो रोक लग रही थी उसको कंट्रोल किया। कैसे किया, अभी मैं आगे के लेक्चर में आपको बताता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे बैंकिंग, अब पहले बैंकिंग सेक्टर अगर हम बात करें 1934 में देखिए आरबीआई बना, 1935 में काम करना शुरू किया, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 1980s में हुआ। तो यहां पे क्या हुआ कि बैंकों की लिमिटेशन थी, लेकिन इन्होंने कहा एक काम करो, जितने चाहे उतने बैंक हो। आज देखिए जगह जगह बैंक हैं, तो जब बैंक बहुत सारे हो गए तो फाइनेंशियल सेक्टर में सर्विसेज भी वैसे ही आने लगी। तो आप देखिए, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, यानी नए नए बैंकों की शुरुआत हुई। द रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब आप देखिए एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, कोटक है, एक्सिस है, यस बैंक, कितने सारे प्राइवेट बैंक आ रहे हैं जो बहुत बड़े लेवल पे, अभी तो यहाँ से इतने लिखे हैं, बहुत सारे आज की डेट में प्राइवेट बैंक आ चुके हैं जो डिफरेंट लेवल पे आपको सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पे कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा क्या है, पीक में है। साथ ही साथ इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है बढ़ा दी गई। लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ए बैंक रेज टू अराउंड 51%, यानी 51% तक इनमें इन्वेस्टमेंट कराया जा सकता है बाहर से। इजी एक्सपेंशन प्रोसेस, यानी बैंक वर गिवन ए फ्रीडम टू सेट अप अ न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अब जैसे छोटा एग्जांपल है, हाँ, लेकिन अभी विदाउट तो अप्रूवल है, लेकिन बाद में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। उसका कारण क्या है, नहीं तो आपके लाइसेंस को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि आरबीआई इस बात का ध्यान में रखती है कि किसी भी कंडीशन में कोई बैंक पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। यहां पे अप्रूवल का मतलब ये है दोस्तों कि आसानी से हम बैंकिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं। जैसे आज की डेट में देखिए कार लोन, बैंक लोन, सॉरी कार लोन, हाउस लोन, बाइक लोन, इतने सारे लोन आपको उपलब्ध करा देंगे। बस आप घर में बैठे बैठे थोड़ा सा अमाउंट लगाइए और घर में वो चीजें अवेलेबल हो जाएगी। आप कोई भी प्रोडक्ट आज की डेट में लो, आप लोन के थ्रू ले सकते हो। तो यानी यहाँ पे सरकार ने क्या किया, प्रोसेस को आसान कर दिया। तो आपको फाइनेंशियल रिफॉर्म के बारे में भी समझ में आ गया। ठीक है, फाइनेंशियल रिफॉर्म के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। ठीक, उसके बाद यहां पे देखा जाए इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चौथा है इज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। तो 4 पॉइंट यहां पे हमने फाइनेंशियल सेक्टर में पढ़े। अब हम बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म के बारे में। टैक्स रिफॉर्म का सीधा मतलब होता है कि एक साल के अंदर जो भी हम टैक्सेशन पॉलिसीज बनाते हैं उससे दूसरे को कितना फायदा मिलना, हमको कितना। जैसे हर साल सरकार क्या करती है, टैक्स में इंप्लीमेंट करती है, यानी चेंजेस करती है। तो टैक्स रिफॉर्म रिफर्स टू द रिफॉर्म इन गवर्नमेंट्स
a taxation and public expenditure policy which are collectively known as the fiscal policy। अब आप देखिए सरकार जो जो तरीके के टैक्स अप्रूवल लेके आती है, सरकार उसका इंपैक्ट डायरेक्टली जनता पे पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट टैक्स अगर कम होगा तो प्रोडक्ट सस्ता होगा, टैक्स ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो टैक्स का बर्डन है वो किसके ऊपर आता है, जनता के ऊपर आता है। तो सरकार ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिसमें टैक्स को कम कर दिया ताकि है ना हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, खरीदारी कर सके। ठीक, अब जब खरीदारी लोग करना शुरू कर दिए तो सरकार ने कहा हम दो तरीके के टैक्स बनाते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इसमें समय समय पे चेंजेस आते हैं, जैसे जो टैक्स 1961 के एक्ट के थ्रू आता है, ठीक है, कम का टैक्स होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। जब पैसा लोग ज्यादा कमाएंगे, टैक्स कम देंगे तो लोगों के पास पैसा होगा, लोग खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट में पैसा पहुंचेगा, जब पैसा पहुंचेगा तो मार्केट में सर्कुलेशन होता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें, ये तो अमेंडमेंट आया, ठीक है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। आप कमेंट में मुझे बताओगे जीएसटी कब भारत में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो जीएसटी अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर टैक्स लगाती हैं और ये पैसा दोनों में बढ़ जाता है। कई बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आज की डेट में चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है, तो सरकार इसके बेस में सब्सिडी देती है। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, टैक्स में रिफॉर्म लेके आई है, ठीक है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को क्या कर सके, खरीद सके। तो अगर आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको ये समझ में आ गया। देखिए मैं अलग अलग लेवल पे आपसे बात कर रहा हूं, जो बैक टू बैक आपको चीजें याद नहीं करनी है, दिमाग में सेट करनी है। ठीक है, जो मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट समझाए थे वो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने बात किया था, ठीक है, इस पे हम लोग ने बात कर लिया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म और दूसरा है आपका टैक्स रिफॉर्म। तो तीन रिफॉर्म आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आप पॉज करके वीडियो को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्या हो सके, क्लियर हो जाए। क्योंकि रट्टा मारेंगे तो आज ही आप पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, चीजों को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे शब्द समझिए डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, यानी कि देखिए मार्केट, देखिए पैसे को दो तरीके से, एक तो सरकार पैसे की वैल्यू को फिक्स कर देती है, दूसरा मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे प्राइस बढ़ रहा घट रहा, यानी डिमांड सप्लाई के बेस में करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, तो यहाँ पे डीवैल्यूएशन देखने को मिला। टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रूपी वाज डिवैल्यूएट अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। आप देखे होंगे अगर हम 1947 के बारे में बात करें तो एक रुपए जो था वो एक डॉलर के बराबर था, लेकिन आज की डेट में बात करें तो 90 रुपए जो है वो एक डॉलर के बराबर है। तो वैल्यू यहाँ पे मार्केट फोर्स के द्वारा क्या हो रही है, कम हो रही है। साथ ही साथ मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, द गवर्नमेंट अलाउड रुपी वैल्यू टू फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। कई बार ऐसा होता है सरकार जानबूझ के पैसे की वैल्यू को कम ज्यादा करती है ताकि लोग आसानी से गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सके, परचेस कर सके। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में, तो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। पहले क्या होता था, एक शब्द आता है टेरिफ और एक आता है कोटा। आपको पता है जैसे आईफोन का एग्जांपल हम लेते हैं, विदेशों से बहुत सारे आईफोन आ रहे हैं, तो एक उनकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है। लिमिट क्या फिक्स कर दी जाती है कि इससे ज्यादा आप नहीं मंगाओगे, तो उसे कोटा कहते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा दबदबा होना हो जाए तो उस पर हम लगाते हैं टैरिफ, यानी टैक्स लगाते हैं, और जब टैक्स लगाते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है, हाई हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी आप आसानी से विदेशों से गुड्स मंगा सकते थे। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि जो अभी मैंने बताया टैरिफ जो था वो कम कर दिया गया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब आप गुड्स को बाहर बेचते तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों पे क्या किया, चेंजेस लेके सरकार आई, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो आई होप सो आपको लिबरलाइजेशन के 5 पॉइंट क्लियर हो गए। 5 पॉइंट में लिबरलाइजेशन आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। अब अगला शब्द जो आता है मेरे भाई वो है प्राइवेटाइजेशन। देखिए कंपटीशन कब बढ़ता है, जब एक ही काम को करने वाले 10 लोग आ जाए। तो हुआ क्या, पहले सरकार ही उस काम को करती थी, यानी सिर्फ वहां पे कंट्रोल एक व्यक्ति का था, लेकिन अब सरकार ने ज्यादातर चीजों को पब्लिक सेक्टर से किससे कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में। तो वहां पे एक शब्द आता है प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द शेडिंग ऑफ ओनरशिप, यानी यहाँ पे मालिकाना हक खत्म हो रहा है, किससे, पब्लिक सेक्टर से खत्म होके कहां जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर पे जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस, जैसे प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 वे। सबसे पहले आप ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हो, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे ओनरशिप ट्रांसफर कैसे कर रहे हो, जैसे
भाई हमने आपके सारे चीजों को क्या कर दिया, खरीद लिया, ट्रांसफर कर दिया, भाई आपको पैसा मिला। या आपके पास कोई चीज मान लीजिए 100 रुपए की थी, आपने किसी और को दे दिया, तो यानी आपने कहीं पैसा लगाया था और उसको आप बेच दिया, तो उसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। पैसा लगाया तो इन्वेस्टमेंट, और अगर उसको बेच दिया तो डिसइन्वेस्टमेंट। तो दो तरीके हैं जिससे हम प्राइवेटाइजेशन सेक्टर को प्रमोट किए, ठीक है। तो अगर आप देखते हो प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करें तो कंपनियों के 3 फेज हैं, जैसे महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न। इनको इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी को बांटा गया है। आज भारत में अगर देखा जाए मेजोरिटी में सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन पे कन्वर्ट हो गई। सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर में है, जैसे अगर आप बात करें डिफेंस का जितना मटेरियल है, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर बम्स वगैरह हो गए, रेलवे हो गया, ठीक। तो और कुछ ऐसी चीजें जो महत्वपूर्ण थी, बाकी ज्यादातर 99.9% पे आप देखोगे कि पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रोल था वो खत्म हो चुका है, ठीक। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का ही रोल रह गया, जो डेंजरस है उस पर काम कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है तो आप देश में तो बिजनेस करोगे ही, देश के बाहर भी बिजनेस कर सकते हो। यानी कि जब एक बिजनेस जो है मोर देन 2 कंट्रीज में परफॉर्म करने लगता है, 2 या 2 से ज्यादा देशों में, तो वहां एक शब्द आता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन के भाई मेरे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट है। पॉजिटिव मतलब होता है जो हद तक अच्छा हो, और निगेटिव मतलब होता है जो कुछ हद तक थोड़ा सा खराब हो। जैसे पॉजिटिव क्या हुआ, ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम भारत में नहीं बना सकते, तो वो प्रोडक्ट हमारे देश में विदेशों से आ जाते हैं। तो हमें ये पॉजिटिव इंपैक्ट मिला कि जिस चीज में हम कैपेबल नहीं है वो चीज हमें बाहर से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट अच्छा होगा। साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी, अब आप देखिए भारत में मेट्रो ट्रेन है, ठीक है, बुलेट ट्रेन बन रही है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी जापान की है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम विदेशों से क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, ठीक। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव फॉर लार्ज इंडस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, लोगों को जो नॉर्मल एक कह सकते हो कन्वेंसिंग या एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये तो थे इनके पॉजिटिव इंपैक्ट। लेकिन वहीं पे कुछ जगह इनके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे जो लोकल मार्केट होती है, लोकल इन द सेंस जो डोमेस्टिक में जो चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्रू मोर टू डेवलप कंट्री, जो डेवलप कंट्री उनके लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइज द वेलफेयर एंड आइडेंटिफाई द पीपुल बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज। अब जैसे जो गरीब लोग हैं उनको कैसे फायदा मिल सकता है, उनकी भाई जैसे थोड़ा एग्जांपल है, कोई व्यक्ति हाथ से कपड़े बना रहा है, ठीक है, तो उसकी लागत जो आई 100 रुपए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मशीन से कपड़े बना रहा है तो उसकी लागत आई 10 रुपए। तो अब आप खुद सोचिए जो लोकल मार्केट है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डाउनफॉल होती जा रही है। तो मार्केट ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग द नेशन एंड पीपुल। यानी वहां के लोग उस चीजों को ही प्रायोरिटी, जैसे आप भारत में देखिए चाइनीज झालर कितनी बिकती है, कारण क्या है, उसकी वैल्यू कम है। तो डोमेस्टिक मार्केट में इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन का, जिसके वजह से उसे हम नेगेटिव रूप में ट्रीट करते हैं। लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, बेटर फ्यूचर हो जाता है, जो आने वाली जनरेशन है उनको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट यहाँ देखने को मिलते हैं। आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आप देखिए हम लोग पढ़ लिख लेते हैं, हमें विदेशों से ऑफर आता है या बाहर के बंदे भारत में आ जाते हैं, तो वहां पे एक शब्द यूज किया जाता है आउटसोर्सिंग। यानी आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसे आज की डेट में देखिए अमेजॉन, गूगल, ये सब क्या कर रही है, इंडिया के बंदे अपने देशों में हायर करती हैं और वहां से कई सारे बंदे हम लोग अपने देश में हायर करते हैं, विच वर previously provided internally or from within the country, and India has become a favorable destination of the outsourcing because of the low wage rate। अब आप देखिए भारत से बहुत सारे बंदे को है ना विदेशों में बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम कीमत में लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ भारत में एक तरीके से कह सकते हैं स्किल्ड मैन पावर बहुत है, भारत में कुशल लोग बहुत है, काम करने की क्षमता उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है, इस वजह से भी वो रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। तो आउटसोर्सिंग के यहाँ पॉजिटिव इंपैक्ट मिलते हैं। लेकिन कोई बहुत ज्यादा इसका मिसयूज ना करने पड़े तो उसकी पावर को कंट्रोल किया है विद द हेल्प ऑफ WTO। अगर WTO के बारे में बात करें तो बेसिकली इसका जो फाउंडेशन था वो 1 जनवरी 1995 वो बना था, जिसका पुराना नाम गेट हुआ था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, ठीक। ये इस बात का ध्यान
रखता है कि दुनिया में कोई भी देश अपनी पावर का मिसयूज ना करने पाए, यानी वहां डोमेस्टिक जो बिजनेस है उसका खत्म ना होने पाए। और इसमें प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 164 मेंबर कंट्रीज हैं, ये समय समय पे चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इंडिया हैज बीन इन अ forefront of the framing the fair global rules and regulation and advocating the interest of the developing world. At present there are 164 member country of WTO. All the members are required to abide by law. देखिए जितने भी बंदे इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं वो WTO के रूल एंड रेगुलेशंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से उनको कोई दिक्कत ना आने पाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब हम ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे जब हम एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं यानी ट्रेड करते हैं तो वहां पे बायलैटरल ट्रेड देखने को मिलता है, यानी कि जब दो देश आपस में बिजनेस करते हैं तो वहां पे बायलैटरल ट्रेड आता है। लेकिन जब बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं तो वहां पे मल्टीलैटरल ट्रेड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन ट्रेड जो होता है आप एक लिमिटेशन तक कर सकते हो, जरूरत से ज्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते। कारण क्या है, ताकि डोमेस्टिक मार्केट पूरी तरीके से खराब ना होने पाए। इस वजह से वहां एक शब्द आता है टैरिफ बैरियर। ठीक है, विच आर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट टू मेक देम रिलेटिवली कॉस्टली एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आईफोन का। ठीक है, अब आईफोन अगर बहुत सस्ता होगा तो हर व्यक्ति के हाथ में होगा, तो इससे जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, पिट जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें की गई हैं। कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स आते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो नेशन को प्रमोट करने के लिए रिफर्स टू द बैरियर विच आर इम्पोज ऑन द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में लगता है टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें सारी आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब आते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, नोटबंदी। अब भारत में ना अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है और अभी तक की सबसे हाईएस्ट करेंसी 10,000 रुपए। आप कमेंट में मुझे बताइएगा ये 10,000 की नोट पहली बार कब बंद हुई थी और सबसे बड़ी अभी तक का डीमोनेटाइजेशन है। तो भारत में क्या होता है, जब जब डुप्लीकेट करेंसी यानी कि जाली नोटें बहुत ज्यादा आ जाती हैं तो उस कंडीशन में पुरानी नोटों को बंद करके नई करेंसी यानी पुरानी करेंसी को स्टॉप कर देते हैं और नई करेंसी को मार्केट में लेके आते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, जिसे हम लीगल टेंडर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी आया 2017 में, लागू किया गया, 16 में बिल आया। वैसे तो इसकी जो बात चल रही थी 2010 से ही चल रही थी, जिसमें बहुत सारे टैक्स होते थे, उन सारे टैक्स को खत्म करके सिर्फ 5 स्लैब रेट में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी लगातार सरकार इसमें अमेंडमेंट कर रही है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लीव्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे अगर बात करें, सबसे पहले ना गेट का जो एस्टेब्लिशमेंट था, ठीक है, जनरल एक्सेप्टेड ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि ये बना था। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पहली बार 1991 में आया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस समय आई थी। WTO का नाम जो है वो 1995 में इसी का नाम बदल के कर दिया गया था। ठीक है, और कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले थे जो कि अप्रैल 2001 में हुए थे। ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2014 में, लेकिन एप्लीकेबल 2015 में हुआ था। ठीक है, भारत में करेंसी बंद हुई थी पहली बार पहली बार नहीं, गलत होगा, ये तीसरी बार है। आपको कमेंट में बताना है इससे पहले 2 बार और कब हुई थी। तो 8 नवंबर 2016 में पुरानी करेंसी को बदल के न्यू करेंसी लाई गई थी। ठीक है, जिस प्रोसेस को डिमोनेटाइजेशन कहा गया था। जीएसटी भारत में 2017 को एप्लीकेबल हुआ था, 2016 में बिल पास हुआ था। ठीक है, और इफेक्ट में देखने को मिला था 1 जुलाई 2017 को। तो आई होप सो आपको वीडियो जो है पूरी तरीके से समझ में आई होगी, चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा और आपका बहुत ज्यादा प्यार और इसने मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।